वो किस रिलेशनशिप में हैं, कि भाई रोमांटिक रिलेशनशिप है या बहुत डिवाइन है, क्योंकि दोनों चीज़ साथ भी हो सकती हैं बट कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। अब आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप को मेंटेन कोई नहीं करना चाहता। हम ना 2 मिनट नूडल्स के ज़माने में रहते हैं, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हम रहते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, हमें इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है, हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। वी डोंट हैव द टाइम टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, जबकि रिलेशनशिप बिल्ड होता है। मैम, जो आपने ये 3D से 5D का शिफ्ट बोला, आप साइंस की स्टूडेंट हैं, आप साइंस को बहुत अच्छे से जानती हैं। ये साइंस की नज़र से हो रहा है क्योंकि 100%, या फिर ये मेटाफिजिकल शिफ्ट हो रहा है? 3D डायमेंशन वो होती है जहाँ हम ब्लेम और कंप्लेन में रहते हैं, और 5D डायमेंशन वो है जहाँ सतयुग की तरफ, हम जो मैं सतयुग कहूँगी जिसको, सो हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम सोचेंगे और चीज़ें होने लगेंगी, राइट। सो ये अब इस समय ये एक बहुत बड़ा डिवाइड हो रहा है, और वो इस डिवाइड इस 2025 में बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लगा है, राइट। इसीलिए आप रिलेशनशिप्स में इस तरीके की चीज़ें देख रहे हो जहाँ इंस्टेड ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड यू आर मर्डरिंग द हस्बैंड ऑन द हनीमून और थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि डार्कनेस बहुत पीक पर आ गई है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने मेरे कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें हमने डिवाइन एनर्जीज़ को एक्सप्लोर किया है, लेकिन आज पहली बार है जब मैंने जाना कि डिवाइन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं दो पार्टनर के अंदर जो उनको डिवाइन बनाती हैं, जो उस रिश्ते को डिवाइन रिश्ता बनाती हैं। तो आप भी जान सकेंगे कि ये कौन से संकेत होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये साइंस तो नहीं है, मेरा रिलेशनशिप तो ऐसा नहीं है, तो भी हमने इस पर बात की है कि क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आएँ, अपनी एनर्जीज़, अपनी वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, जिससे आप भी हर किसी के साथ, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा मुश्किल है या डिवाइन नहीं है, तो वो डिविनिटी की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, आप अगर स्पीकिंग ट्री की ऑडियंस हैं तो गोल तो देखिए हमारा सबका सेम है कि हमें स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो स्पिरिचुअल रास्ते पर हम कैसे रिलेशनशिप्स के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं, दोनों सेम एनर्जी पर, सेम वाइब पर वाइब्रेट कर सकते हैं, वो आज हमने समझा है। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं, वो लाइफ कोच भी हैं, एनर्जी हीलर भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इन सभी के ब्लेंड को एक साथ लेकर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिवाइन रिलेशनशिप क्या है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ पीयूष भाटिया मैम का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज स्पिरिचुअलिटी और साइंस को ब्लेंड करने वाली कोई गेस्ट मेरे पॉडकास्ट में हैं। आप पहली बार हमारी जो ऑडियंस है उनसे रूबरू हो रही हैं और आज बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। हमने मैम टॉपिक भी ऐसा ही रखा है कि कैसे हम पहचानें कि हम एक डिवाइन रिलेशनशिप में हैं। मेरी ऑडियंस ना डिविनिटी को फील करती है मैम। मुझे लगता है अब बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, कई लोग बिल्कुल नए नए बिगनर हैं। तो रिलेशनशिप पे हम बहुत कम बात करते हैं, पर मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा कि इतना ब्रॉड प्रोफाइल है, आप लाइफ कोच हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम डिवाइन एनर्जीज़ पर, डिवाइन रिलेशंस पर बात करें। सबसे पहले तो मैम आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी शॉर्ट में, क्योंकि मेरी ऑडियंस पहली बार आपसे जुड़ रही है, कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई और कैसे आप यहाँ तक आई। इला, मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बचपन से ही मेरी मदर जो हैं वो एक ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती थी, तो हमारे घर में बहुत स्पिरिचुअल सा माहौल था। और देन मेरी सिस्टर की एक एक्सीडेंट में वी लॉस्ट हर, और वो 21 साल की भी नहीं थी, और 3 महीने बाद मेरी शादी थी और मेरी शादी हुई। बट कुछ ना कुछ वहाँ पर एक डिस्कनेक्शन हो गया, एक लाइफ से क्वेश्चन शुरू हो गया कि वाई, क्यों आए हैं हम, कौन हैं हम, वाई इज़ दिस पेन, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों हुआ। कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ज़्यादा पुल किया स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और उसका असर क्या हो रहा था इला, कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी,
लेकिन मैं अपने करियर का मेरा कहीं अता पता नहीं था। मेरी हेल्थ का बहुत गड़बड़ थी। मैं कहीं भी जाती थी, मेरे बैग में आपको एक पाउच मिलेगा दवाइयों का, और मैं चलता फिरता दवाइयों का इंसाइक्लोपीडिया थी। अगर आप मुझसे पूछोगे पेट दर्द है तो मैं आपको दवाई का नाम दे दूंगी, आपको उल्टी आ रही तो मैं आपको दवाई का नाम दे दूंगी। तो मुझे हर दवाई के बारे में मालूम था। और मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, क्लोज स्पेसेस में मुझे डर लगता था। मतलब किसी लिफ्ट में अगर मैं गई हूँ तो मैं चिल्ला पड़ती थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे घबराहट हो रही है। ऐसे ही फ्लाइट्स में कई बार हुआ कि मैंने एयर हॉस्टेसेस के साथ लड़ाई करी है, झगड़ा करा है कि मुझे उतारिए। सो वो मेरी एक जर्नी थी और वो एक फेज़ था जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं क्या दवाइयों पर डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ हमेशा? क्या मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहती हूँ? क्या मैं इसीलिए आई हूँ? आई क्यों हूँ? क्या यही एक पर्पज़ था? तो अब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे थॉट से चलती हैं, राइट। तो अगर मेरे थॉट से सब कुछ चलता है तो मैंने ब्रेन के बारे में समझना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, ब्रेन अपने आप में पूरा नहीं है। तो मैंने इमोशंस के बारे में सीखना शुरू किया कि इमोशंस जो हैं वो बीमारियों की जड़ हैं। कोई भी बीमारी जो है हमारी बॉडी में अगर वो होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन है जो स्टक है बॉडी में। फिर मुझे लगा कि नहीं, हीलिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं, तो हीलिंग्स के बारे में जानना शुरू किया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कि कुछ तो है जो इन सब के पीछे है, जो इन सब चीज़ों को चला रहा है, जो इस बॉडी को चला रहा है, जो मेरी लाइफ को चला रहा है। तो वहाँ मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ स्पिरिचुअलिटी के साथ। मैंने जानना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मैं एक सोल हूँ। तो सोल हूँ तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों लिए, या मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हम जो है ना, हम एक चीज़ नहीं है। आई एम माई माइंड, माई इमोशंस, मैं अपने सोल भी हूँ और मैं एक फिज़िकल बॉडी भी हूँ, जो ये व्हीकल है जो मैं इस दुनिया में आया है मुझे लेकर। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने सोचा हुआ है जीना। तो तब मैंने लोगों के साथ काम करना शुरू किया, 1-to-1s किए, उनके रिलेशनशिप सुधरे, खुद के सुधरे। 30 साल से उसी जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ और हेल्थ मेरी मैंने 16 साल से कोई दवाई नहीं खाई है। और रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स मैंने अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने आसपास सब लोगों के साथ रिलेशनशिप बेस्ट किए हैं। करियर तो लाइफ कोचिंग का चल पड़ा और नाउ आई एम हेल्पिंग पीपल बिकम लाइफ कोचेज़, बिजनेस कोचेज़, वर्कशॉप ट्रेनर्स, हीलर्स। सो ये सब ट्रेनिंग्स मैं करती हूँ और आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। डेफिनेटली मैम, हमने भी आपके साथ आज इसीलिए हम जुड़े हैं कि हम रिलेशनशिप पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उसको डिवाइन फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ना संकेत ही जानना चाहूँगी ताकि मेरी ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि वो किस रिलेशनशिप में है, कि भाई रोमांटिक रिलेशनशिप है या बहुत डिवाइन है, क्योंकि दोनों चीज़ साथ भी हो सकती हैं बट कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। सो इला, अगर हम रिलेशनशिप्स को देखें ना, तो हर रिलेशनशिप की, अगर मैं कपल रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो उसके बहुत रूप हैं, बहुत रूप हैं। लाइक एक रूप है कि दोस्ती का, उसमें कई रस हैं, कई रंग हैं। तो एक जब हमारी शुरुआत होती है तो दोस्ती से शुरू होती है, राइट। और कभी कभी एज अट्रैक्शन होती है। तो दोस्ती से शुरू होती है, अट्रैक्शन होती है, देन वी आर लवर्स एंड वी कांट हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। और अगर आप कहते हो कि या मेरा ये काम कर दीजिए तो आप दौड़ दौड़ के करते हो दूसरे का काम, राइट। अगर मैंने कहा कि कूड़ा उठा के बाहर रख दो तो आप दौड़ के मेरा कूड़ा बाहर रखने जाएंगे, हाँ मैं ही रखूँगा टाइप्स। फिर एक टाइम आता है जब वो दोस्ती जो होती है वो हम एक दूसरे के फ्लॉज देखने लगते हैं, जहाँ हम एक दूसरे को समझने लगते हैं और हम ट्रिगर होने लगते हैं। वहाँ पर हर चीज़ इस तरीके से हो जाता है कि हम दो पैरेलल पटरियाँ हैं जो साथ साथ चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रही हैं। और हम अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने रास्ते पर चलते चले जाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे होते हैं। फिर शादी में एक और टाइम आता है जब दोनों वापस जुड़ने लगते हैं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, थोड़ा पैसा कमा लिया जाता है, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। फिर वापस वो रिलेशनशिप वापस एक दोस्ती की तरफ मुड़ने लगता है और वहाँ से एक नया रूप इस रिलेशनशिप का शुरू होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम डिवाइन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो डिवाइन रिलेशनशिप वो होता है जो इन सब स्टेजेस में से बड़ी ब्यूटीफुली निकल के आता है। दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड अ डिवाइन रिलेशनशिप। अब आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप को मेंटेन कोई नहीं करना चाहता,
हम ना 2 मिनट नूडल्स के ज़माने में रहते हैं, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हम रहते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, हमें इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है, हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। वी डोंट हैव द टाइम टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, जबकि रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आप पहले ज़माने में भी देखो तो हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता की जब शादी हुई थी तो क्या था, क्या वो एक दूसरे को जानते थे? शायद मेरे दादाजी ने मेरी दादी की शक्ल भी नहीं देखी Exactly. थी, लेकिन वो प्यार ओवर द ईयर्स बिल्ड हुआ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिवाइन रिलेशनशिप। व्हेन यू इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार, अपना कॉन्फिडेंस, अपना ट्रस्ट उस रिलेशनशिप में डालते हैं, तब वो रिलेशनशिप को तड़का लगता है और वो डिवाइन रिलेशनशिप बनता है। ये तो मैम हमने देख लिया कि हाँ, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होगा जब Right. आप समझेंगे एक दूसरे को। और आपने जैसे एग्जांपल दिया कि एक पटरी के जैसे चल रहे हैं, अब बहुत बाद में जाके आप धीरे धीरे एक भी हो जाएंगे। क्या कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शादी के पहले से ही ऐसा रिलेशनशिप हो, मतलब रिलेशनशिप एज एन कि माइंड सेट ऐसा हो, दो डिवाइन सोल्स हैं एंड दोनों डिवाइन सोल्स मिल गई आपस में और फिर हमें शुरुआत से ही वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं? बहुत लोग आप ऐसा देखेंगे। सो ये भी ना इला, अगर आप देखें ना तो ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा। राइट। तो आप किस पर्पस के लिए आए हैं वो सोल डिसाइड करती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोल ने डिसाइड किया कि इस जन्म में मुझे सिर्फ इंजॉय करने जाना है, मुझे रिलेशनशिप को मज़े करने हैं, रिलेशनशिप को भी इंजॉय करना है, मुझे लाइफ में कोई पंगे नहीं चाहिए, बहुत सारे पंगे मैंने हर जन्म में ले लिए, इस जन्म में सिर्फ मैं मज़े करने जा रही हूँ, तो वो सोल आएगी। और उन दोनों ने समझ लीजिए एक पर्पस लिया है कि हम आएंगे और हम एक पीसफुल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और उस पीसफुल जीवन को व्यतीत करते हुए मे बी वी वांट टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और सोल डिसाइड करती है कि वो इस जन्म में दुख झेलने आने वाली या सुख का आनंद लेने वाली है। सो वो अगर वो सुख का आनंद ही लेने आए हैं तो दोनों मियाँ बीवी आएंगे और वो डिसाइड करते हैं कि इस बार हम एक एग्जाम्पलरी कपल बनेंगे, सो दैट पीपल कैन सी कि एक लविंग कपल या एक हैप्पी कपल या एक ब्यूटीफुल कपल कैसा होता है, जिसको आप डिवाइन कपल कह रहे हो, वो कैसा होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सोल। राइट। मेरे ना, मैं आपको अपना एक बहुत पर्सनल देखा हुआ अनुभव बताती हूँ। हमारे घर के पास में एक अंकल रहते थे, अच्छी नौकरी करते थे और वाइफ उनकी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको। आंटी जाती थी किचन में, वो पीछे पीछे आ जाते थे, चलिए मैं बर्तन कर देता हूँ, आलू छील देता हूँ या कुछ कर देता हूँ। मतलब वो पूजा करते थे तो आंटी पीछे पीछे आ जाती थी कि मैं भगवान जी के कपड़े निकाल देती हूँ। मतलब आप देख रहे हैं कि दोनों का तालमेल ऐसा था ना कि कोई एक कभी अकेला कुछ करता ही नहीं था। एम्पैथी उनमें इतनी थी कि अगर किसी से कुछ गलती हो गई तो उनको पता होता था माफ़ कैसे करना है बिना बोले ही। तो ये रिलेशनशिप में आजकल ना मैम बहुत कम देख रही हूँ। हम कितनी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हमको कितनी जल्दी फ्लॉज दिख जाते हैं कि हाँ उसने एक डिमांड नहीं मानी तो नहीं यार, ही इज़ नॉट द राइट पर्सन, शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। हम कितनी जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ये तो डिवाइन रिलेशनशिप है ही नहीं। इला, इसको कंक्लूड करने से पहले ना हमें बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो अगर आप देखें ना तो इस समय हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हम कलयुग से सतयुग की तरफ या डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं, उस समय जैसे कहते हैं ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो ये इस समय बहुत ज़्यादा डार्क टाइम है। सबसे ज़्यादा डार्कनेस इस टाइम में है। अगर आप अपने आसपास देखो, स्पेशली 2025 बहुत कुछ हो रहा है। वॉर हो रहे हैं, रोज एरोप्लेन गिर रहे हैं, रिलेशनशिप्स रोज टूट रहे हैं, लाइफ दुनिया में आजकल बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, बिकॉज इस समय कलयुग अपने पीक पर है, डार्कनेस अपनी पीक पर है। राइट। तो जितना भी इस समय पर अगर जितना भी आप देखोगे लोगों को, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। राइट। हर कोई किसी ना किसी पाथ को फॉलो कर रहा है। कोई लाइफ कोच के पास जा रहा है, कोई सदगुरु को फॉलो कर रहा है, कोई सिस्टर शिवानी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी और रास्ते पे चल रहा है। हर कोई अपने आप अपने लिए लाइट ढूंढ रहा है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ये धरती जो है ये 3D डायमेंशन से 5D डायमेंशन में जा चुकी है, और अब उस पर रहने वाले इंसानों को भी 3D से 5th डायमेंशन पे जाना ही है, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। और 3D डायमेंशन वो होती है जहाँ हम ब्लेम और कंप्लेन में रहते हैं, और 5D डायमेंशन वो है जहाँ सतयुग की तरफ, हम जो मैं सतयुग कहूँगी जिसको, सो हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम सोचेंगे और चीज़ें होने लगेंगी।
राइट। सो ये अब इस समय ये एक बहुत बड़ा डिवाइड हो रहा है, और वो इस डिवाइड इस 2025 में बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लगा है, राइट। इसीलिए आप रिलेशनशिप्स में इस तरीके की चीजें देख रहे हो, जहां इंस्टेड ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड यू आर मर्डरिंग द हस्बैंड ऑन द हनीमून और थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि डार्कनेस बहुत पीक पर आ गई है। मैम, जो आपने ये 3D से 5D का शिफ्ट बोला, आप साइंस की स्टूडेंट हैं, आप साइंस को बहुत अच्छे से जानती हैं। ये साइंस की नज़र से हो रहा है क्योंकि 100%। या फिर ये मेटाफिजिकल शिफ्ट हो रहा है? नहीं, इट इज साइंटिफिक ऑल्सो। इफ यू लुक एट इट, देर इज समथिंग कॉल्ड द शूमन रेजोनेंस, जो धरती की स्पीड है, धरती की मैग्नेटिक ग्रिड है, उसकी एक स्पीड है जिसको हम शूमन रेजोनेंस कहते हैं। वो धरती की स्पीड जो है, अगर समझ लीजिए पहले वो 2 थी, तो अब वो बढ़कर 7 हो गई है, राइट। तो धरती अगर इस स्पीड से घूम रही थी, अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, इसको बिल्कुल लिटरली लेना नहीं है, लेकिन अगर धरती इस स्पीड से घूम रही थी, तो धरती अब इस स्पीड से घूम रही है। तो जो उस पर रहने वाले लोग हैं, जब तक वो स्पीड को कैचअप नहीं करेंगे, वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है बट टू इंक्रीज आर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब तक हम अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम 3D से 5D में नहीं जा पाएंगे। और अब वो रिफ्ट दिखने लगा है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने गुस्से पर खुद काम करूं। तो आपने इसको एनर्जी से जोड़ा है। हाँ जी, कि अगर हम अपनी एनर्जी और वाइब कॉन्शियसनेस को ऊपर रेज नहीं करेंगे तो 5D ट्रांजिशन में नहीं होगा। और 3D और 5D कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई फिजिकली आपको दिखेगा कि मैं ये 3rd लेवल पे हूँ, 5th लेवल पे हूँ। इट इज ओनली अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड 2 लोग अगर साथ बैठे हैं तो वो भी आपको क्लियरली पता लग जाएगा ये 3D कॉन्शियसनेस का बंदा और ये 5D कॉन्शियसनेस का बंदा है। सो इट्स ओनली अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो रिलेशनशिप्स में भी ये हो रहा है? 100% हो रहा है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये वो टाइम है जहाँ डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डार्क फोर्सेस, डार्क चीज़ों का कंट्रोल है हमारे ऊपर, और वो हमसे वो सब करवा रहे हैं या हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अपनी लाइट को बढ़ाएं ताकि इन चीज़ों से आपको इम्पैक्ट नहीं हो। डेफिनेटली, क्योंकि मैम मैं हर दिन न्यूज़पेपर में देखती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी खबर होती है जहाँ पर पार्टनर ने पार्टनर को मार दिया। आप शादी क्यों कर रहे हो? आप एक इतने सेक्रेड रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हो, जिसको हम विवाह का बंधन कहते हैं? तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये न्यूज़ हर दिन बढ़ती जा रही है। राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और इसके लिए करना कुछ नहीं है। आई थिंक हम लोग सब उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा कि ये अंधेरा है, अब इसके पास तो रोशनी ही आनी है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है बट टू मूव टूवर्ड्स लाइट। सो जितनी जल्दी हम लोग लाइट की तरफ जाएंगे, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ऊपर करेंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी को लेवल को हाई करेंगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, दूसरे को तो क्योंकि सामने वाला तो सिर्फ, अगर आप रिलेशनशिप में भी देखो तो रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको दूसरे में ट्रिगर करती हैं वो हैं क्या? वो तो आपकी रिफ्लेक्शन है ना। वो कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे आप में ट्रिगर कर रही है वो मेरा शैडो है, राइट। और वो चीज़ मैं अपने आप को अलाउ नहीं कर रही हूँ कि वो मैं ऐसा कर सकती हूँ। जैसे समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास, एंड हस्बैंड की कंप्लेंट थी कि वाइफ रोज़ जैसे ही मैं घर जाता हूँ ये मुझसे लड़ाई करती है, राइट। और वाइफ का ये था कि ये हमेशा लेट आता है। तो अब जब मैंने उन दोनों के साथ काम किया तो निकल के ये आया कि वाइफ के फादर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो वहाँ से डरी हुई थी कि कहीं मेरा हाल मेरी माँ जैसा ना हो जाए। और हस्बैंड को ये डर था कि उसने अपनी माँ को अपने फादर को कंट्रोल करते हुए देखा था, तो उसका अपना डर था कि मेरी बीवी मुझे मेरी माँ की तरह मेरे फादर को जैसे कंट्रोल करती थी उस तरीके से मैं कंट्रोल नहीं होना चाहता। तो अगर आप देखो तो दोनों के दोनों अपने अपने डर से आ रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे डर है ना, ये हमारी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है जो 0 to 7 में हो जाती है। हमारी ना प्रोग्रामिंग 7 ईयर्स के साइकिल पे होती है। पहले 0 to 7 में होती है, फिर 7 to 14 में होती है, फिर 14 to 21 में होती है, और 28 तक तो हम पूरी तरीके से प्रोग्राम रोबोट्स होते हैं। फिर तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती। हम गुलाम हैं एक्चुअली उन जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसके।
सो इस तरीके से समझो, अगर कंप्यूटर में टैली नहीं है तो आप नहीं कर सकते ना टैली। तो उसी तरीके से अगर मुझे पता ही नहीं है और मैंने रिलेशनशिप्स को एक ही तरीके से देखा है कि रिलेशनशिप ऐसा ही होता है कि मियाँ बीवी लड़ते हैं और फिर अलग अलग मुंह करके सो जाते हैं या शोर मचाते हैं, तो मेरे रिलेशनशिप का वही मायने है। लेकिन अगर मैंने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को, हाँ लड़े झगड़े फिर एक हो गए, फिर एक दूसरे को मना लिया, फिर एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, तो मेरे लिए रिलेशनशिप के मायने वो बनेंगे ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई प्रोग्रामिंग। बट मैम मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं, पर्सनली मैं भी ऐसी ही हूँ कि मैं जहाँ पे देखती हूँ कि ये चीज़ इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही है, मैं बहुत अवेयर हो जाती हूँ उस चीज़ से कि ये मुझे मेरे रिलेशनशिप में नहीं करना है, चाहे वो मेरी मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, मेरे हस्बैंड के साथ हो, मेरे दोस्तों के साथ हो। तो वो अवेयरनेस क्यों नहीं होती है लोगों में? आप रिपीट क्यों करते हो? आप उस चीज़ को देखकर सबक भी ले सकते हो ना। अब ये कहना कि सब एक जैसे होंगे, ये तो इंसैनिटी है ना। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ तो तुम्हें भी आनी चाहिए, तो आप कहोगे मुझे तो नहीं आती, मगर मैं तो पूरा दिन बोल सकती हूँ, राइट। सो इट्स वेरी एक गलत एक्सपेक्टेशन है कि जो मैं कर सकती हूँ वो क्यों नहीं कर सकते। पर वो अवेयरनेस क्योंकि मैम आई थिंक स्पिरिचुअलिटी से आती है ये। हाँ, क्योंकि हर किसी की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हर किसी की प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। हर कोई अगर एक रिक्शे वाला है और अगर आप हैं, तो दोनों के कॉमन सेंस में पे भी तो फर्क होगा ना। तो हम रोज क्या बोलते हैं, हम रोज सुबह उठते ही सुबह अपनी मेड को बोलते हैं कॉमन सेंस नहीं है। उसकी अपब्रिंगिंग और हमारी अपब्रिंगिंग में कितना फ़र्क है, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अवेयरनेस का लेवल क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या थी, आप किस एनवायरनमेंट में हुए हैं। फिर उसके बाद अगर ये सब नहीं भी हुआ तो कुछ लोग इतने अवेयर होते हैं कि वो अपने ऊपर खुद काम करने लगते हैं। वो सोल्स भी हैं जो इतनी इवॉल्व होते हैं और आजकल सब कर रहे हैं। लाइक आप देखो तो, अगर आप देखो तो पहले लाइफ कोचिंग जो होती थी, कितने लोग आते थे जब मैंने शुरू किया था, तो आई डोंट थिंक देयर वर मेनी पीपल हु न्यू अबाउट कि लाइफ कोचिंग कोई चीज़ होती है। उनको लगता था कि लाइफ कोच के पास तब जाना होता है जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या डिप्रेशन में, जब आपको डिप्रेशन हो या आपको एंग्जाइटी हो या आपका रिलेशनशिप ना चल रहे हो। आज तो हर कोई चाहता है कि भैया मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं, मेरे साथ हमेशा लाइफ कोच चले जिससे मैं डिस्कस कर सकूं, जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, दैट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस पीपल हैव नाउअडेज। सो ये सब होते होते होगा, बिकॉज एज यू सेड ना कि हम शिफ्ट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन का ज़माना है इला, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना। हम जिस ज़माने में रह रहे हैं वहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि चारों तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है और हर चीज़ इन्फॉर्मेशन से ही शुरू होती है। इन्फॉर्मेशन ही आपको सिखाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इन्फॉर्मेशन ही आपको सिखाती है एक डिफरेंट चॉइस करना अपनी लाइफ में। नहीं तो जैसे लाइफ चल रही है वो चल रही है ना। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मैम, थोड़ा सा और एलैबोरेटेड वर्जन में समझते हैं। ये भी जानूंगी आपसे कि अगर रिलेशनशिप को डिवाइन बनाना है तो हस्बैंड एंड वाइफ या जो भी जिस भी रिलेशनशिप को आप डिवाइन बनाना चाहते हो क्या करना है। लेकिन सबसे पहले 5 में ऐसे साइंस आपसे छोटे छोटे जानना चाहूँगी कि लोग ये डिफ्रेंशिएट तो कर पाएँ कि क्या पता मेरा खुद से ही डिवाइन रिलेशनशिप है, मुझे नहीं ज़रूरत है वर्कआउट करने की। अगर नहीं है तो भी वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि नहीं है। सबसे पहले आप बताओ कि रिलेशनशिप में आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है। अगर एक रिलेशनशिप अड़िया होना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आई थिंक रिस्पेक्ट। सो इफ देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, व्हाट एल्स? लव। लव, ऑफ कोर्स। लव तो होते होते होता है, और क्या? एम्पैथी। एम्पैथी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथी? करुणा। कि ऐसा है कि अगर सामने वाला बीमार है तो आप उसको दोष मत दो कि तुम्हारी वजह से तुम बीमार पड़े हो या तुमने गलत खाया। आप में थोड़ी एम्पैथी होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, बीमार पड़ गए हो, ये लो मेडिसिन खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। हम ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम बीमार पड़े हो। और अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कि अगर गुस्सा आ रहा है तो आप शांत रह के समझो कि उसका रीज़न क्या है। आप वो कॉज नहीं देख रहे हो, आप उसका रिएक्शन देख रहे हो। अब मैं इन सब में एक मैं छोटी सी बात बोलूँगी आपको। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन होना कि 365 दिन मैं अंडरस्टैंडिंग रहूँगी या 365 दिन मैं एम्पैथेटिक रहूँगी या 365 दिन मैं पॉजिटिव ही रहूँगी, ये बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है, राइट। सो इफ़ आई हैव टू से व्हाट डिवाइन रिलेशनशिप इज, आई वुड से ज़िंदगी ऐसे ऐसे जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। ज़िंदगी कभी हम यहाँ होंगे बहुत प्यार होगा, कभी हम यहाँ होंगे जहाँ हम लड़ेंगे झगड़ेंगे,
खूब पंगा करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे उससे जाएगी, हम ऐसे रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने अंडरलाइंग चीज़ों को नहीं भूलेंगे। और वो अंडरलाइंग चीज़ है कि हम इकट्ठे क्यों हैं, हम एक साथ क्यों हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार है। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, इन बेटर और फॉर वर्स, इन हेल्थ और इन सिकनेस, वी आर टुगेदर, है ना। आज ये चीज़ मिसिंग है। अगर हम डिवाइन रिलेशनशिप की बात करें तो क्या मिसिंग है? सिर्फ यही मिसिंग है कि हम ये अंडरलाइंग इंटेंशन भूल गए हैं। Why are we together? Why are we in this relationship? Why are we married? हमने हर चीज़ के पीछे कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया है ना। हर चीज़ हमारी सोशल मीडिया से, या मुझे पिक्चर्स डालनी है, या मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे घर ऐसा होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन से चल रहा है। और वो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी सोशल मीडिया से आ रही हैं, बहुत सारी बॉलीवुड से आ रही हैं। पिताजी कैसे होने चाहिए? अनुपम खेर जैसे होने चाहिए। हीरो हस्बैंड कैसा होना चाहिए? शाहरुख खान जैसा होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। इफ़ वी ड्रॉप ऑल द एक्सपेक्टेशंस एंड वी जस्ट हैव अलाउंस, और जब मैं अलाउंस कहती हूँ ना, मैं एक्सेप्टेंस नहीं कहती। एक्सेप्टेंस में भी ना टॉलरेंस आती है कि मैं आपको टॉलरेट कर रही हूँ, yes. ठीक है। तो मैं आपको टॉलरेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। तुम ऐसे ही हो, right. और तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, है ना। तुम में गुस्सा है, तुम में पीस भी है, तुम में प्यार है, तो तुम कभी कभी मुझे हेट भी करते हो किसी बात के लिए। तुम में अगर एम्पैथी है तो कभी कभी तुम केयरलेस भी हो, मुझे नहीं भी पूछते हो, बट इट इज ओके, आई एक्सेप्ट यू तुम्हारे सारे रंगों के साथ। दैट इज व्हाट इज डिवाइन। Wow. Now you're not changing the person, now you're only allowing the person to be the way they are. बहुत सुंदर मैम, मुझे लग रहा है कि मेरा पर्सनल सेशन चल रहा है। है ना। तो ये है डिवाइन रिलेशनशिप। दैट इज वेयर द डिवाइन रिलेशनशिप कम्स। सो लड़ना झगड़ना ये तो सब रस है ना, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, क्रोध है, ये सब है ना। तो जिंदगी आए हैं इस दुनिया में तो सारे रसों को एंजॉय करेंगे, और इनको एंजॉय करते हुए अंडरलाइंग रखेंगे कि यार हैं तो हम एक ही, रहना तो मुझे तेरे साथ ही है। तो फिर वहां से वो होगा डिवाइन रिलेशनशिप, एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग, द इक्वेशन चेंजेस। एंड मैम एनर्जी अगर मैच नहीं हो रही है, कोई चाह कर भी नहीं कर पा रहा है, कि एक पार्टनर तो बहुत ट्राई कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, तब फिर हम क्या करें? सो इला, एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है, हमारे पास ना हमेशा एक चॉइस है। हम इंसान हैं और जो चीज़ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, और वो है चॉइस, राइट। तो यू कैन चूज़, और राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता। आप अगर दो रास्ते हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं अलग होना चाहती हूँ, परफेक्ट, बट उस रास्ते के भी कॉन्सिक्वेंस हैं, है ना। और उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, फाइन, नो प्रॉब्लम, आई कांट डू इट, मेरे से नहीं हैंडल हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब मैं अकेले रहूँगी, मैं आगे जाके दूसरा पार्टनर ढूंढूंगी, या जैसे भी अपनी लाइफ में करूँगी, उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। इस रिलेशनशिप में मैं रहना चाहती हूँ, तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि मुझे इस सिचुएशन से डील करना सीखना होगा, है ना। शायद मुझे किसी कोच के पास जाना होगा या कहीं काउंसलिंग लेनी होगी कि मुझे अपने ऊपर कैसे काम करना है। क्योंकि जब आप देखो, मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, जब तूफान आता है तो हम तूफान को मैनेज नहीं करने जाते हैं, हम अपने घर को मैनेज करते हैं। हम अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को पक्के तरीके से बंद कर लेते हैं, राइट। तो वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस पार्टनर को जिससे आपने शादी की है, उसको आपने चूज़ किया, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरी ज़िंदगी में आएंगे और मुझे ये लेसन सिखा के जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जोत बढ़ाने आए हैं, है ना। मैं आई हूँ इस दुनिया में तो मैं अपने लेसन सीखने आई हूँ, मैं आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं आई हूँ, अपने बच्चों के लिए नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ कि मेरी ग्रोथ होगी, यही होता है ना हमारा पर्पस दुनिया में आने का। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए आई हूँ। तो जब मेरा हस्बैंड मेरी लाइफ में आया है, सोलमेट वो नहीं होता जो हमारे साथ जुड़ के रहता है, हमें प्यार करता है, हमारे को करता है। सोलमेट एक्चुअली वो होता है जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करता है। और वो आपकी ग्रोथ कैसे करेगा, तो इसको समझते हैं। जैसे समझ लो ये ग्लास है, ठीक है। अगर मैंने इस ग्लास की शेप बदलनी है तो मुझे क्या करना होगा, इसको पिघलाना होगा, इसको बाहर से एक प्रेशर डालना होगा, तभी उसकी शेप बदलेगी,
राइट? तो जितने भी लोग लेट्स से मेरा हस्बैंड, मेरे इन लॉज, जो भी लोग हैं, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो मेरी लाइफ में प्रेशर डाल रहे हैं, बाहर से मुझे धक्का दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली मेरी हेल्प कर रहे हैं सो दैट आई कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी. एंड व्हाट अबाउट क्रिमिनल्स? ओके, सो विल कम देयर. सो फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस. ठीक है, तो जो भी चीज़ है, अगर मेरी लाइफ में आप देखो तो जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो ऐसे ना होते है ना, तो आज मैं अपने ऊपर काम ही नहीं करती. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मैं कभी भी लाइफ कोच बनने का तो दूर दूर तक मेरे अंदर कोई वो जज्बा ही नहीं था. वो तो अब ये सब चीज़ें हुई तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और मैं इस मुकाम तक पहुंची. सो कहने का मकसद ये है कि जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो आपकी ही ग्रोथ के लिए आते हैं. और जब हम क्रिमिनल्स की बात करें, व्हाट अबाउट क्रिमिनल्स, कैन यू बी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन? जैसे ही अभी जो केसेस चल रहे हैं कि एक पार्टनर ने अपने पार्टनर को मार दिया बिना किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है उसको, या एक पार्टनर हरास कर रहा है अपने पार्टनर को, या किसी भी अलग रिलेशनशिप में जहाँ पे क्रिमिनल माइंडसेट आ जाता है मैम, तो वहाँ हम क्या करेंगे? अब वहाँ भी एक बात सोचने की है. जैसे कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो रिलेशनशिप में होते हैं और वहाँ पर फिजिकल अब्यूज़ है, राइट? सो वहाँ पर भी दो चीज़ें सोचने वाली हैं. एक, शायद जिसके साथ अब्यूज़ हो रहा है उसे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है. शायद उसका लेसन वही है कि उसे उठकर खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लेना है, बाउंड्री ड्रॉ करना सीखना है, राइट? और साथ के साथ हैविंग सेड दैट, द नेक्स्ट लेवल इज ऑल्सो कि अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाऊं कि मैं ये चीज़ अट्रैक्ट ही ना करूं अपनी लाइफ में. क्योंकि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, इट्स कॉज एंड इफेक्ट. कहीं ना कहीं मैंने दिया था जो मुझे वापस आ रहा है, इस लाइफ टाइम में या पिछले लाइफ टाइम में. ठीक है, सो मे बी इट इज़ माई कर्मा. नाउ हाउ डू आई कंप्लीट दिस कर्मा ऑल्सो? वन. अनदर, इट कुड बी माई वाइब्रेशन. और वो वाइब्रेशन कब बनती है कि बचपन में मैंने देखा कि मे बी माई मदर और वॉज फिजिकली अब्यूज्ड और आई वॉज फिजिकली अब्यूज्ड. तो मैंने ये स्टोरी बना ली कि इट इज़ ओके टू बी अब्यूज्ड, या मैं इसको डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैं गुड इनफ हुई नहीं. क्योंकि बच्चे को प्रोग्राम किया जाता है ना. तो अगर बचपन से बच्चे ने सुना कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो और थप्पड़ या मार या जो भी उसके साथ हुआ, तो वो एक कहानी बन जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ. एंड व्हेन आई एम नॉट गुड इनफ, देन आई अलाउ द अदर पर्सन टू अब्यूज मी. सो समवेयर you need to work on your programming, you need to work on drawing boundaries and learn your lesson. So जैसा कि मैंने कहा, हम सब अपने बेस्ट वर्जन बनने आए. So कहीं ना कहीं ये जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई, ये जो उसका बिलीफ सिस्टम बना, अब टाइम है कि उसको अपने इस बिलीफ को बदलना होगा, अपनी इस स्टोरी को चेंज करना होगा, अपने आप के लिए स्टैंड लेना होगा. So that is there. So this person actually came into the life to contribute to this person's life. कि भाई मैं आऊँगा तेरी लाइफ में और मैं तुझे अब्यूज़ करूँगा. तुझे अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव सीखना है, क्योंकि यही तेरा लेसन है इस लाइफ टाइम का. और इसका लेसन क्या है? जो ये सब कर रहा है, इसको क्या लेसन गेन करना है? Okay, so I don't know the story of the person, so I can't say that, but I will give you one thing. एक स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने कहीं पर सुनी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो हम सब अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख के आते हैं. ठीक है. सो एक दिन एक इला खड़ी थी वहाँ पर और इला ने कहा कि भगवान जी, मैं भी नीचे जाना चाहती हूँ, मुझे भी लेसन सीखने हैं, मुझे ग्रो करना है. ठीक है, क्योंकि हम सब ग्रो कर रहे हैं. तो भगवान जी ने कहा, अच्छा बच्चे जाओ लेसन सीखो. तुमने कहा, भगवान जी मुझे फॉरगिवनेस का लेसन सीखना है. तो भगवान जी ने कहा, बेटा तू किसको फॉरगिव करेगी? मैंने तो सबको परफेक्ट बनाया है. फॉरगिव करने के लिए तो किसी को गलती करनी होगी ना. तो तुमने कहा, नहीं भगवान जी, मैं तो सिर्फ फॉरगिवनेस ही सीखना चाहती हूँ. तो भगवान जी ने कहा, अच्छा बच्चे, किसी को ना फॉरगिवनेस सीखने के लिए दूसरे बंदे को गलत काम करना होगा, है ना. तो यहाँ पर कौन है जो परफेक्ट इम्परफेक्ट है? मैंने तो सबको परफेक्ट बनाया है. तो उस भीड़ में से एक इंसान आ गया है, उसने कहा, इला मैं तेरे साथ चलता हूँ और मैं तेरी हेल्प करूँगा फॉरगिवनेस सीखने में. तो तुमने कहा कि अच्छा, बट तुम्हें मालूम है ना तुझे गलत काम करना होगा मेरे साथ तुम्हें गलत करना होगा. तो ही सेड, हाँ मुझे मालूम है कि मुझे तेरे साथ गलत करना पड़ेगा.
तो तुझे ये भी मालूम है ना कि जब तू गलत करेगा तो तुझे कर्मा आएगा। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे कर्मा आएगा, बट मैं फिर भी करूँगा। तो तुमने कहा क्यों करोगे तुम? क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहा। और अब तुम दोनों आ गए। और उससे पहले उसने एक छोटी सी शर्त रखी। उसने कहा एक शर्त है इला। तुमने कहा हाँ हाँ बताओ क्या शर्त है। उसने कहा कि जब मैं ये सब कर रहा हूँ ना तो भूलना मत कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तुमने कहा ले कमाल कर दिया, मैं क्यों भूलूंगी, मैं तो कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, राइट। और फिर हम आ गए। और जैसे ही हम पैदा होते हैं सबसे पहले क्या होता है? एमनीजिया। हम सब भूल जाते हैं। और आप भूल गई कि वो क्यों आया है। अब आप उसको एक क्रिमिनल की तरह देख रही हैं। आप उसको देख रही हैं कि वो एक राक्षस है जो आपके लाइफ में ये सब कर रहा है, जबकि आप भूल गई हैं कि लेसन आप सीखने आई थी और सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका था और वो आपके ऊपर फेवर कर रहा है। अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव से, पूरे बड़े क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं ना फिजिकल रियलिटी में, तो हम बहुत छोटे लेवल पर अपनी लाइफ को देख रहे हैं। देयर इज अ मच बिगर स्टोरी गोइंग ऑन बिहाइंड ऑल दिस एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। अगर हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करें, वेदों को, पुराणों को, स्पिरिचुअलिटी को, सब कुछ को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। जो हुआ, जैसा हुआ, जब हुआ, परफेक्ट यही होना था। अगर आप गीता को सुनोगे तो श्री कृष्ण ने यही बोला है कि जो हुआ, जब हुआ, जैसा हुआ, ऐसा ही होना था। इट वॉज मेंट टू बी दैट वे। इट हैपेंड फॉर यू, नॉट टू यू। कहानी है कि हम वहां डर जाते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, बड़ा पर्सपेक्टिव। और मुझे लगता है जो यहाँ पर मैं हमारी सारी बात से एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ हो रहा है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, बिल्कुल माफ आप करिए, क्योंकि वो एक आपके अगले जन्म की यात्रा है। ड्रॉ योर बाउंड्री, हाथ पकड़ लीजिए। कोई आपको आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। बट उसके बाद देखो इसमें आपका लेसन क्या है। ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो उसमें क्या है ऐसा जो आपको सीखना है। वो एक क्योंकि क्लोजर भी होगा। क्योंकि मर कौन रहा है, तकलीफ में कौन है? आप। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने बेस्ट वर्जन बनना है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली। लास्ट में मैम, अगर मैं कुछ एडवाइस आपसे लूँ अपने दर्शकों के लिए कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप को डिवाइन बना सकते हैं, एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं जिससे दोनों की लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़े, और सबसे बड़ी बात, दोनों साथ रहकर सेम फ्रीक्वेंसी पर, सेम लेवल पर कैसे आ सकते हैं कि वो स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। 100%। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग इट ऑन अदर पीपल, सो इसको इस तरीके से समझा देती हूँ सिंपल, कि ये एक स्क्रीन है सामने। हम मूवी देखने जाते हैं, सामने स्क्रीन होता है और हम मूवी देख के बड़े खुश हो रहे हैं, वाह वाह कितनी अच्छी मूवी है। स्क्रीन पे नहीं चल रही होती वो मूवी, कहाँ चल रही होती है? प्रोजेक्टर में, राइट। और स्क्रीन पर तो सिर्फ हमें मूवी, प्रोजेक्टर में जो मूवी चल रही है वो दिखाई दे रही होती है। तो प्रोजेक्टर से आती है और रिफ्लेक्ट होके आपको दिखाई देती है, राइट। अब रियल लाइफ में जो ये दुनिया है, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो सामने वाला इंसान है, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, वो सिर्फ एक स्क्रीन है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरे प्रोजेक्टर से जा रहा है। वो प्रोजेक्टर कहाँ है? माइंड। सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जो भी चीज़ आपको दूसरे में ट्रिगर कर रही है, उसे बजाय प्रोजेक्ट करने के दूसरे के ऊपर कि आपके कारण, जैसे तुमने कहा था ना, आपके कारण मैं बीमार हूँ, आपके कारण मेरी लाइफ ऐसी है। मैं भी तो लाइफ में यही कर रही थी ना। आई वॉज ब्लेमिंग एवरीबडी इन माई लाइफ फॉर माई लाइफ नॉट वर्किंग। मेरा करियर नहीं है, मेरी हेल्थ खराब है, बिकॉज यू आर लाइक दैट, बिकॉज यू आर लाइक दैट। तुम बदल गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। दैट इज व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। सो एक चीज जो सबसे बढ़िया है, जो याद करने वाली है, वो यही है कि सामने वाला सिर्फ आपकी रिफ्लेक्शन है। देयर इज नोबडी अदर देन यू। आपकी रिफ्लेक्शन ही आपको दिखाई दे रही है। तो मैम फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे मिलते हैं और एक आधी बड़े बुरे से मिल जाते हैं, तो क्या वो बुराई मेरे अंदर भी है? ऑफ कोर्स। एंड व्हाट अबाउट स्टॉकिंग, जो छेड़छाड़ के मामले होते हैं, तो अब मुझे उस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे अंदर कैसे होगी? इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो होती हैं।
ये मेरे अंदर कैसे हो सकती है? ओके, सो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे तो मैं आपको समझा पाऊंगी। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, देख रहा है। अब मैं उससे परेशान हो रही हूँ, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। राइट। मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाह रही हूँ। तो वो मेरा रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? या कोई कलीग मुझे परेशान कर रही है, कर रहा है, वो मेरा रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? ओके, सो लेट्स से अगर तुम मुझे बोलो हम्म, कि मैम आपके ये जो हरे बाल हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हम्म, तो मुझे इरिटेशन होगी, कई लोगों को हो सकती है, हो। है ना? क्योंकि मुझे इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरे हरे बाल है नहीं, राइट? तो मैं बोलूँगी कि पता नहीं किसके बारे में बात कर रही है। राइट। हमें वो चीज़ ट्रिगर करती है जो हमने अपने दिमाग में हम खुद को उसके लिए जज कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने आप को जज कर रही होती कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं या मेरे बाल खराब हैं या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो तुम अगर मेरे को कुछ भी कहती तो मैं अपने आप उस बात के लिए ट्रिगर हो जाती, ओके। राइट? बट अगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप को जज नहीं कर रही हूँ और मैं खुद को जैसी हूँ वैसा ही एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई एम ओके विद माई हेयर बीइंग लाइक दिस, और आई एम ओके विद माई स्किन बीइंग लाइक दिस, और आई एम ओके विद एनीथिंग, कैन एनीबडी जज मी? दैट इज द गेम। जो जजमेंट हमें बाहर से फील हो रही है ना, वो जजमेंट हमारे अंदर है, हम खुद को जज कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको बाहर प्यार नहीं मिल रहा, आप खुद को प्यार नहीं करते। ये दुनिया सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, सिर्फ एक स्क्रीन है जिसके ऊपर वो चल रहा है जो आपको, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप पे बाहर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं दुनिया से रिस्पेक्ट लेना, अब बाहर नहीं करना है कुछ, अंदर खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, वो देना शुरू करो जो आप बाहर से चाहते हो। What you give out is what you get. When you are judging yourself, that is when people are judging you. They cannot judge you when you are okay with yourself. Yes. That's the game. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जुड़ने के लिए, और बहुत मुझे लगता है ये पॉडकास्ट से ज़्यादा एक काउंसलिंग सेशन ही हो गया, एंड आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा लोगों को, क्योंकि जनरली हमारा एक उद्देश्य रहता है कि अगर आप 10 मिनट भी सुन रहे हैं, 20 मिनट भी सुन रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा लेकर जाएं जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल रहे, बदलने में, कुछ अच्छाई की तरफ जाने में आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने संकेत भी सुने, साइंस भी सुने कि एक डिवाइन रिलेशनशिप कैसा होता है, तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आपका किन किन लोगों के साथ वो डिवाइन रिलेशनशिप है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि आप भी वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं जो मैम ने बताया कि लाइफ तो ऐसे है, आपको न्यूट्रल रहना है। अगर ये कैपेबिलिटी है आपके अंदर और आप फील कर रहे हैं तो मुझे बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।